बायलैटरल जो मीटिंग्स हुई हैं, टॉक्स हुई हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, शशांक पूर्व विदेश सचिव और प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय पूर्व डीन जेएनयू की। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। शशांक जी, आपने सुना जस्टिन ट्रूडो को इस पूरे 2 दिन के दौरान ये लगता रहा और ये चर्चा भी गर्म रही मीडिया में कि क्या अलग थलग पड़ा है इस पूरे समिट के दौरान कनाडा, और अब जब ये बयान आ रहा है इसका हम क्या मतलब निकालें? ये सब लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देशों की एक तो ये मुश्किल है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पहले केटर करना चाहते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसके बाद में आते हैं। और कनाडा में परेशानी ये हो गई है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ओरिजिन पीपल आर, दे आर पीसफुल, बट देयर आर ए फ्यू एक्टिविस्ट्स हु वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स बीइंग फॉलोड कनाडा में। अब वो उन्होंने अपने को इस तरीके का बना दिया है कि कैनेडियन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट्स में आना चाहती हैं तो वो इनको एक्टिविस्ट को अपने साथ में रखना चाहती हैं। तो इसकी वजह से वो ज्यादा उनको फ्रीडम मिल जाता है। तो मैं समझता ये हूँ कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने जो अभी अपने उसमें भाषण में बोला है, लगता नहीं है कि वो अभी तक पूरे तरीके से उन पर लगाम लगाने के लिए अग्रसर होंगे। लेकिन भारत को अपने एफर्ट्स जारी रखने चाहिए और कनाडा के ऊपर ध्यान दिलाना चाहिए कि अगर हमारे और कनाडा के रिश्ते हम उसको महत्व देते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि उसमें किसी तरह का खटास आए कि कुछ इस तरह के एक्टिविस्ट की वजह से जो भारतीय इंटरेस्ट को या भारतीय मूल के लोगों को, भारतीयों को वहां पर उनको तकलीफ दे रहे हैं। और खास करके इंडियन डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं कल कह नहीं सकता हूँ कि कैनेडियन मिशंस के आगे जो है डेमोन्स्ट्रेशंस होने शुरू हो जाए इंडिया में, तो वो उनको पसंद आएगा क्या? बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जी प्रोफेसर चिनॉय, जो बात शशांक जी कह रहे हैं कि अब जो ये स्टेटमेंट आया है जस्टिन ट्रूडो का, ऐसे में ये कहना इस वक्त क्या ठीक होगा कि भारत ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रख दी है आज की इस टॉक के दौरान, और अब ये पूरी तरीके से कनाडा पर निर्भर करता है कि वो इस रिश्ते को किस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल। और भारत ने ये भी दिखाया है कि यहाँ पे तो कोई मुद्दा नहीं है खालिस्तान का, यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। आप पंजाब में देखिए, बिल्कुल कोई सांप्रदायिक इशू का, वहां तो बहुत मिलके इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग मिलके सारी इश्यूज सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कनाडा को ये बात आगे बढ़ानी चाहिए कि ये जो छोटे छोटे गुट हैं वहाँ जो अलगवादी बातें करते हैं, उन पे जोर लगाना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए, उनको इनकरेज नहीं करना चाहिए। फ्रीडम की स्पीच हम लोग भी मानते हैं, पर उसकी एक सीमा होती है। और दूर से एक लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ऐसी बातें और नेशनलिज्म बढ़ाना ठीक नहीं है। और कनाडा को मुझे लगता है ये सोचना चाहिए और इस तरीके के गुटों को कंट्रोल में रखना चाहिए किसी तरह से भी, वो मतलब समझा के या अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रोफेसर चिनॉय, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। विदेश मंत्रालय का इस मुलाकात के बाद एक बयान भी आया है, वो हम जान लेते हैं कि क्या है। विदेश मंत्रालय का बयान है कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां हैं, भारत की चिंताओं से अवगत कराया गया है, चरमपंथी तत्व हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कनाडा में भारतीय समुदाय पूजा स्थलों को धमकी दी जा रही है। ऐसे खतरों से निपटने के लिए दोनों देशों का सहयोग जरूरी है। तो प्रोफेसर चिनॉय, जो सवाल मैं कर रही थी कि पुरजोर तरीके से भारत ने अपनी बात रख दी है जस्टिन ट्रूडो के सामने। बिल्कुल साफ रख दी है, बहुत फ्रैंकली रख दी है, और अपनी डिमांड्स भी रख दी हैं कि जब ये हो रहा है, और कुछ जैसे एम्बेसडर ने कहा है, थोड़े से लोग हैं जो ऐसी बातें फैला रहे हैं और दूसरे लोगों पे धमकियां दे रहे हैं, तो कैनेडियन गवर्नमेंट का एक ड्यूटी बनती है कि वो भारत की बात समझें और वहां पे इम्प्लीमेंट भी करें। ये नहीं कि वो अपनी ही डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी देखे कि वहां पे एक किस्म के लोग, उनकी पॉपुलेशन काफी है तो इलेक्शन में फर्क पड़ता है। नहीं, हम लोग भी ये भी मानते हैं कि ये बहुत अच्छा है कि आपके मिनिस्ट्रीज में, आपके इलेक्शंस में कई
इंडिया के एथनिक कम्युनिटीज आ रहे हैं, लेकिन कुछ हद होनी चाहिए कि बाकी जो समुदाय हैं, बाकी जो ग्रुप्स हैं, वो आराम से रहें। जी जी, तो हम इस तरह के बायलैटरल टॉक्स के क्या मायने ही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आज फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई, पीएम मोदी की, इस पर मैं जाऊंगी। लेकिन उससे पहले शशांक जी आपसे समझना चाहूंगी, 15 बायलैटरल्स के करीब हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस समिट के दौरान। ऐसे में आप खुद राजनयिक रहे हैं, पहले बाइडेन फिर दूसरे देशों के नेताओं से मिलना, तो बड़े समिट के साइडलाइंस पर जब ऐसी मुलाकातें होती हैं, इसकी क्या अहमियत होती है और ये क्यों जरूरी होता है डिप्लोमेसी के लिहाज से? नहीं, हमको दो तरह की मीटिंग्स को तो अलग से समझना होगा। जो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ में मीटिंग हुई है वो फॉर्मल विजिट था, बायलैटरल विजिट है। इसी तरीके से जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस का है वो सेपरेट विजिट भी है। तो उनके साथ जो मीटिंग होगी वो फुल फ्लेजेड मीटिंग होगी। इधर जो बाकी लोगों के साथ में मीटिंग हुई है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वही रेज किए जा सकते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास अपनी पूरी टीम नहीं होगी। जो बायलैटरल रिलेशन में ब्रीफिंग तो मिल गई होगी, लेकिन पूरे तरीके से हर मसले पर बात करने के लिए कई बार वो तत्पर नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद कनाडा वालों के साथ भी यही हालत रही है कि जो उनके इस तरह के बायलैटरल पे बात कर सके, अच्छा ऑथेंटिक जवाब दिलवा सकते थे, वो शायद उनके एडवाइजर्स उनके साथ नहीं थे। तो इस समय उन्होंने थोड़ी सी विशी वॉशी बातें करके निकल गए हैं। लेकिन जैसे फ्रांस है, हमारे बड़े मजबूत रिश्ते हैं फ्रांस के साथ में, तो मुझे कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से आपस में बातें हुई होंगी, किस तरीके से हमें अपने ये रक्षा जो भी समीकरण बने हुए हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी जो हमारी जरूरतें हैं और जो फ्रांस देने को तैयार है उनको किस प्रकार से आगे हम ले जा सकते हैं। तो प्रोफेसर बाकी देशों के साथ जो जी बाकी देशों के साथ में भी मीटिंग्स होंगी, तो मैं आई एम क्वाइट श्योर कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उनके साथ में रेज किए जाएंगे। और खासकर जैसे ब्राजील है, तो ब्राजील के साथ में तो हमारे बहुत अच्छे रिश्ते होने हैं, उन्होंने बहुत मदद करी है। जो ये डिक्लेरेशन G20 का आया है, ब्रिक्स में भी हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ में मिले थे, राष्ट्रपति लूला के साथ में। और मुझे अभी तक याद है कि जब राष्ट्रपति लूला पहली बार राष्ट्रपति बने थे, मैं उन दोनों सचिव होता था भारत सरकार में, और उनके लोगों ने हमसे कहा कि हम बहुत क्लोज रिलेशनशिप चाहते हैं भारत के साथ में। तो उसी समय हम लोगों ने इप्सा शुरू किया, उन्हीं के कहने से। इप्सा बाद में ब्रिक्स के वो बन गया। तो मैं समझता ये हूँ कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं ब्राजील के साथ में, और जो कुछ भी हमने काम करा है G20 में, ब्राजील इसको आगे बढ़ाएगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कनाडा ने इस वक्त अपने आप को पोजीशन किया हुआ है खालिस्तानियों के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, एक तरह से कहें तो कोल्ड वाइब्स ही मिली इस 2 दिनों के दौरान। लेकिन इससे ठीक उलट राष्ट्रपति मैक्रो के साथ जब बातचीत हुई, प्रोफेसर चिनॉय ये बताइए कि अब बियॉन्ड रक्षा सौदों से ये रिश्ता आगे बढ़ चुका है, इंडो फ्रेंच रिलेशन जो है। हाँ, रक्षा फ्रांस के साथ बहुत बड़ा मुद्दा है, डिफेंस डील्स वगैरह, पर उसके साथ पीपल टू पीपल रिलेशंस भी हैं, एजुकेशन में भी रिलेशंस हैं, कल्चर पे भी रिलेशंस हैं। तो फ्रांस के साथ तो बहुत होलिस्टिक, बहुत अलग अलग किस्म के रिलेशंस हैं। और चाहे ये फुल फ्लेजेड मीटिंग ना हो, लेकिन ये एक जरूरी बायलैटरल था, जरूरी साइडलाइंस पे ये मीटिंग थी। पर जो मेन बायलैटरल थे, जैसे एम्बेसडर शशांक कह रहे थे, वो प्रेसिडेंट बाइडेन और सऊदी अरेबिया वगैरह के से थे। पर लेकिन इनकी भी अहमियत बहुत इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि ये जो मेन G20 के साथ साइडलाइंस पे, इसीलिए इतने लोग आते हैं, इतने लीडर्स आते हैं कि साइडलाइंस पे जो मीटिंग्स होती हैं, चाहे 5 मिनट 10 मिनट या फॉर्मल मीटिंग हो, ये बहुत जरूरी होती हैं। और ये हमने फ्रांस की मीटिंग के साथ देखा है। जी, डिप्लोमेसी में बहुत कुछ बॉडी लैंग्वेज और आप एक दूसरे के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं, कितनी गर्मजोशी है, कितने कोल्ड वाइब्स मिल रहे हैं, इसको भी स्टडी किया जाता है शशांक जी। तो आज जब राजघाट पर सभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए थे, तो हमने बात करते हुए लोगों, आपने अगर वो विजुअल्स देखे होंगे, हमारे स्क्रीन पर अभी भी चल रहे हैं, तो कुछ नेता आपस में बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, कुछ अकेले चल रहे थे। तो एक तरह से वो भी होता है कि किसके किस तरह के ताल्लुकात हैं, कौन किससे किस तरह का रिलेशन रखता है, किस तरह की बातचीत हो रही है, ये भी होता है, या फिर ये भी एक सोच समझ के किया गया फैसला होता है कि हमें इससे बात करना है पब्लिक प्लेटफॉर्म में?
ये दो तीन पहलू हैं। एक तो ये कि जो देश बहुत क्लोज हैं, अलाइज हैं या हमेशा मिलते रहते हैं रेगुलरली, तो उसमें तो नेचुरली बहुत ही अलग तरह की वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी। दूसरा ये है कि देशों में दोस्ती तो है, लेकिन नए नेता हैं, पहली बार मिल रहे हैं और दूसरी बार मिल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है उसको आगे अपने वो बातचीत को जो है बहुत क्लोज एफिनिटी बढ़ाने में। और तीसरे ऐसे होते हैं कि जिनको मालूम है कि भाई वो पूरे टॉप के नेता नहीं है, अपने टॉप की लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नेचुरली वो भी इसमें थोड़ा उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई जो भी कन्वे कर रहे हैं आप, वो अपने टॉप लीडर्स को बताएंगे। तो जैसे चीन के साथ में हुआ है, या सर्गे लावरोव आए, कई बार आ चुके हैं, भारत के साथ में कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन ये है कि इसमें वो मालूम है कि जो भी आप बात कर रहे हैं वो राष्ट्रपति पुतिन के लिए या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए होगी। इस तरह के ध्यान में रखना पड़ता है इन सब चीजों को। जी, अब समिट खत्म हो गया है, 2 दिन ये समिट चला और अब भारत ने अपने लिए एक इतिहास रचा है, ना सिर्फ देश में लेकिन एक ग्लोबल मंच पर भी। वक्त बहुत कम है, आप दोनों से मैं 2 कमेंट्स चाहूँगी अगर आप दे पाएं तो, कि भारत के लिए समिट के बाद आगे क्या, जियो पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, ग्लोबल मंच को देखते हुए अब भारत की पोजिशनिंग क्या रहने वाली है? शशांक जी, अगर आपसे शुरू करूं। जी, मैं खाली यही कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो अपॉर्चुनिटीज हैं, सारे विश्व के नेता जो भी समझ लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज के, उन्होंने भारत की लीडरशिप को, भारत को ट्रस्टवर्दी पार्टनर की एक तरह से उपाधि दे दी है, साथ में मिलकर काम करने को तैयार हो। लेकिन साथ ही साथ दूसरे हमको ये भी ध्यान में रखना है कि भारत और ये कई देश में से लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतांत्रिक देशों के खिलाफ 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ऑटोक्रेटिक टाइप के कंट्रीज और दूसरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एनजीओज हो, ग्लोबल टाइप के मल्टी बिलियनियर्स हो, जो अपने इंडिविजुअल एजेंडा लेकर चलते हैं कि किस तरह से अंडरमाइन करा जाए डेमोक्रेसीज को और ऑटोक्रेसीज के साथ में मिलकर चला जाए, ताकि अगर वो किसी तरीके से कुछ 1-2 छोटे कंट्रीज को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो वो समझ लीजिए कि वो तो फिर बिलियन से मल्टी बिलियनर्स बन सकते हैं, तो उनका इश्यू ही दूसरा चलता है। तो भारत को वो ध्यान में रखना है कि हमें जो है अपने दोस्त भी बहुत हैं, गवर्नमेंट लीडर्स, लेकिन जो बाकी ऐसी फोर्सेज भी हैं जो डिस्टेबलाइज करने में लगी रहेंगी, उनका ध्यान रखना है, ताकि प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय ज्यादा बता सकती हैं मामलों में। जी, प्रोफेसर चिनॉय। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि ये जो G20 हुआ है, ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि आज की दुनिया बहुत पोलराइज्ड है। G7 पाश्चात्य के देश एक तरफ है, बाकी एक तरफ है, यूक्रेन का मुद्दा है, और जिस स्किल से भारत ने ये कंसेंसस डिक्लेरेशन डाली है, ये भारत के डिप्लोमैट्स और पॉलिटिकल लीडरशिप की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। दूसरी बात ये कि भारत ने ये दिखा दिया है कि इतनी कॉम्प्लेक्स मीटिंग में भी और इतने प्रेशर के बाद भी भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और जो उनके मेन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज है, न्यूट्रलिटी, ऑटोनॉमी, अपनी बात रखना, दूसरों के प्रेशर में नहीं आना, चाहे इस तरफ या उस तरफ, वो रखने के लायक है। ये एक सिंबल है एक ग्रेट पावर का। तो ये अब सिर्फ बोलने से नहीं होता, पर दिखाने से भी अब ये हो गया है। तो मुझे लगता है ये बहुत हिस्टोरिक मीटिंग है ब्रिक्स के मीटिंग के बाद, और दोनों मीटिंग्स में मुझे तो लगता है काफी सिमिलैरिटीज है एक दूसरे के बाद, और ये पूरे विश्व पे इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए शशांक जी आपका, प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय आपका।